नमस्कार, जस्ट हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ जस्ट हिंदी। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम स्ट्रेट टॉक। कहते हैं कि जब किसी देश का आधार ही गलत हो तो वो देश घड़ी घड़ी संकट से जूझता रहता है। जाहिर है उसका खामियाजा उस देश की जनता को ही भुगतना पड़ता है। आप समझ ही चुके होंगे कि हम किस देश की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसा देश है जहां बार बार संकट आते ही रहते हैं, जो बार बार संकटों से घिर ही जाता है और जनता को उस संकट की कीमत चुकानी पड़ती है। आज जब हम उस देश की ओर नजर डालते हैं, उसके पॉलिटिकल टर्मोइल की तरफ नजर डालते हैं, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, आम जनता के साथ भी क्या कुछ हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं। कारण इसके कई हैं। पाकिस्तान देखिए एक बार फिर से गहरे संकट में फंस चुका है और इससे निपटारे के लिए जनता अगर सड़कों पर है तो उसके पीछे कई कारण हैं। हमने शुरुआत में एक बात कही थी ना कि किसी देश का अगर आधार ही कमजोर होता है तो वहां पर समय समय पर संकट आते ही रहते हैं। अब देखिए ना, पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान ऐसे एक गहरे आर्थिक संकट में डूबा हुआ है कि देशवासियों को रोटी दाल के लाले पड़ गए। बड़ी मिन्नत समाजत के बाद आईएमएफ ने कुछ कर्ज दिया तो थोड़ा बहुत काम चलना शुरू हुआ। अभी आर्थिक संकट निपटा भी नहीं था कि देश ऐसे राजनीतिक संकट में डूब गया जिसका हल अभी तो किसी की समझ में नहीं आ रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पहले जेल होती है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत पर रिहा भी कर दिया और इस बीच इमरान खान की गिरफ्तारी से जनता भड़क उठती है और सड़क पर आग बबूला हो जाती है। हद तो उस समय हो जाती है जब जनता ने रावलपिंडी स्थित आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला बोल दिया। लाहौर में फौजी कोर कमांडर के घर पर कब्जा कर लिया गया। फौज के खिलाफ कोई भी कदम पाकिस्तान में सबसे बड़ा पाप माना जाता है, सबसे बड़ा पाप समझा जाता है। फिर भी यहां ऐसा ही हुआ और उधर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अंता बंदियाल ने हुक्म दिया कि इमरान खान को फौरन अदालत में पेश करो और फिर पूरी पाकिस्तानी व्यवस्था की मर्जी के खिलाफ इमरान को जमानत पर रिहा किया गया। देखिए, पाकिस्तान एक सामंती समाज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फौज और इमरान विरोधी तमाम राजनीतिक दलों की जैसे नाक कट गई है। जाहिर है कि अब सुप्रीम कोर्ट और शहबाज शरीफ सरकार में जैसे ठन गई है। देश की संसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने के लिए प्रस्ताव पास कर चुकी है और उधर इमरान के सहयोगी और विरोधी दल एक दूसरे के खिलाफ जैसे सड़कों पर हैं। हर दिन संबोधन एक नया, और इमरान खान का भी संबोधन, कभी वो कहते हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जाएगी, मेरे ऊपर संकट है, कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर ये कि देश का पूरा सामंजस्य ना जैसे टूट चुका है। जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। फौज हो, न्यायपालिका हो, राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बीच जब जंग छिड़ जाती है तो देश बुरे हालातों से गुजरता है और उसके बाद उससे बाहर निकलना उसके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग होता है, डिफिकल्ट होता है। फौज, न्यायपालिका और राजनीतिक व्यवस्था के बीच जंग यहां भी छिड़ चुकी है और संकट देखिए ना इतना गहरा हो चुका है कि राजनीतिक जानकार भी इसको पाकिस्तान के लिए एक तरह के अस्तित्व का ही संकट बताते हैं। यहां पर क्योंकि कई सवाल हैं आज के इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं, हर बार की तरह आपके समक्ष उस विषय से जुड़े हुए सवाल लेकर आते हैं हम, लेकिन उन सवालों को रखने से पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर हम सन 1971 का जिक्र करना चाहेंगे। सन 1971 पाकिस्तान बचे या फिर सन 1971 के समान एक बार फिर टूटे, ये तो समय ही तय करेगा, लेकिन समस्या कुछ वैसा ही रूप ले चुकी है जैसा कि सन 1970 के दशक में उस समय के पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच ठन गई थी। आप में से बहुत से लोग उस दशक से कहें उस दशक के बारे में जानते ही होंगे। उस समय देखिए पंजाबी और बंगाली समुदायों के बीच लड़ाई थी और पंजाबियों ने पूर्वी पाकिस्तान के मुजीबुर रहमान के साथ कुछ वैसा ही सलूक किया था जैसा कि इस समय
फौज जो है वो इमरान खान के खिलाफ कर रही है। और सन 1970-71 में फौज ने बंगालियों का संहार किया था और अंततः पूर्वी पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूप में एक नए देश को स्वरूप लेकर पंजाबी फौजी व्यवस्था से दामन छुड़ा लिया था। अभी देखिए, इमरान और फौज और पंजाबी राजनीतिक व्यवस्था के बीच चल रहा संकट उतना गहरा नहीं है जैसा कि बंगाली पंजाबी के बीच ठनी स्थिति थी उस वक्त की। लेकिन धीरे धीरे पाकिस्तान की समस्या इस समय पंजाबी और कुछ और सामाजिक ग्रुप्स और पख्तून पठानों के बीच चल रही एक रस्साकशी भी कुछ वैसी ही दिशा ले रही है। अब देखिए, पाकिस्तान सन 1970 के दशक के समान एक बार फिर टूटता है और अथवा रगड़ रगड़ कर किसी प्रकार चलता रहता है। अब ये तो समय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां ही आगे बताएंगी, लेकिन ये देखिए तय जरूर है कि पाकिस्तान एक बार फिर टूटने की कगार पर है, जैसे हालात वहां पर बन रहे हैं और समस्या का हल फिलहाल तो कहीं नजर नहीं आता है। एक और बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कहते हैं ना कि यदि किसी भी देश की सुई जो है, हम अगर इंसानों की ही बात कर लें, अगर अतीत में ही हमारी जो सुई अटकी रहेगी तो हम या फिर उस देश को आए दिन उसी के अस्तित्व के संकट का सामना करना ही पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने एक आधार की बात कही, फिर हम अतीत की बात कर रहे हैं, तो देखिए इन्हीं की वजह से ही पाकिस्तान में जो संकट है वो हमें देखना पड़ता है। यही तो वजह है कि इन 75 सालों में भी वहां के प्रधानमंत्री ने अपना कोई कार्यकाल पूरा किया ही नहीं। उस पर किसी ना किसी तरीके के जो है वो आरोप लगे ही हैं और इसी वजह से किसी ने वो जो अपना कार्यकाल है वो कभी पूरा किया ही नहीं है। यही तो वजह है कि आधार जब कमजोर हो तो फिर ऐसी ही स्थितियां आती हैं। अब पूर्व पीएम इमरान खान के साथ भी ऐसा ही हुआ। जनता तो देखिए हर देश में तरक्की चाहती है और उसके लिए आज के संसार में लोकतंत्र प्रणाली जो होती है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और पाकिस्तान में जब कभी संकट गहरा होता है तो फौज 2 कदम पीछे हटकर लोकतंत्र का चोला पहन लेती है। यही यहां पर स्थिति है। फिर जब लोकतंत्र अपना रंग दिखाता है तो पाकिस्तानी पंजाबी सामंती व्यवस्था को अपने अस्तित्व का खतरा नजर आने लगता है, जैसा आज हो रहा है। और तब क्या होता है, बस फिर फौज का आतंक जैसे टूट पड़ता है और लोकतंत्र का खोखला ढांचा तितर बितर हो जाता है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे सवाल हैं जो इस विषय के साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में क्योंकि मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ेंगे और एक विस्तृत चर्चा, एक सार्थक चर्चा की शुरुआत उनके साथ होगी। सवाल कौन से हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं ताकि आप समझ सके। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के लिए जैसे रेड लाइन है ना वो क्रॉस हो चुकी है। आपका इस पर क्या मानना है? आप हमें प्रोग्राम के अंत में जो ईमेल आईडीज आपके साथ शेयर की जाएंगी उस पर आप अपना जो है अपना जो एक कहें व्यक्तिगत आपकी राय, आपका ओपिनियन इस विषय पर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके साथ ईमेल आईडीज भी हम लगभग शेयर करते रहेंगे थ्रू आउट द प्रोग्राम एंड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम ऑल्सो। सो पूर्व पीएम इमरान खान के लिए एक रेड लाइन है ना जैसे क्रॉस हो चुकी है। सवाल देखिए ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान सेना इमरान खान को रन आउट करने की कोशिश कर रही है, आज हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। सवाल यह भी है कि पाकिस्तान फौज और सियासतदानों के बीच इस जंग में जीत जो है वो हमेशा पाकिस्तान की सेना की ही क्यों होती है। आज हम उस सेना को भी कहें उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की डावाडोल हालत में इमरान के हासिल में फिलहाल क्या है, हम इसे भी समझेंगे। सवाल यह भी है कि वो भी इमरान खान भी नवाज शरीफ की तरह निर्वासन झेलेंगे या फिर सेना का विरोध वो झेल पाएंगे। एक और बड़ा दिलचस्प सवाल इसी के साथ जुड़ा हुआ है और वो सवाल ये है कि अब आगे कौन, कहते हैं ना कि एक मोहरा जो है वो खड़ा कर दिया जाता है, अब आगे सेना किसको खड़ा करेगी। बिलावल भुट्टो की बात यहां पर सामने आ रही है। तो हालांकि ऐसी सिचुएशन क्या वाकई ही है, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। आखिरी सवाल हमारा यह है कि इमरान खान को देखिए सेना से लगातार चुनौती मिल रही है तो मुश्किल घड़ी डेफिनेटली उनके लिए है। तो पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के पास अब विकल्प कौन से बच जाते हैं, हम इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। ये वो सवाल जिस पर हम बात करेंगे। तो रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है, हैशटैग इमरान खान वर्सेस पाकिस्तान आर्मी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं ब्रह्मदीप जी आपका प्रोग्राम में। नमस्कार जी। नमस्कार गीत। ब्रह्मदीप जी, जैसे हम शुरुआत में एक आधार की हमने बात कही, किसी भी देश का आधार
क्योंकि कई सवाल देखिए हमने आज रखे हैं जिसे हम तफसील से समझेंगे आगे, लेकिन उन सवालों को जानने से पहले, समझने से पहले मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ कि किसी एक देश के आधार की जब हम बात करते हैं तो निश्चित तौर पर कमजोर होगा तो संकट तो आते ही रहेंगे। तो पाकिस्तान देश भी उन्हीं में से एक है जिसका जिक्र हमेशा होता है कि वहां का आधार जो है काफी कमजोर है। इसी वजह से आर्थिक संकट हो या फिर पॉलिटिकल टर्मोइल हो, ये वहां पर हमें देखने को मिलता ही है। एक हमने दूसरी बात कही अतीत की, कि किसी की जो सुई है अगर वो अतीत में अटकती रहती है, अटकी रहेगी, तो उस देश को आए दिन अस्तित्व के संकट का सामना करना ही पड़ेगा। जनता तरक्की चाहती है, लेकिन उसके लिए आज के संसार में लोकतंत्र प्रणाली जो है आवश्यक है। तो यहां पर वो जो चीजें हैं हमें बड़ी खोखली अब नजर आने लगी हैं देश पाकिस्तान में। तो सबसे पहले इस पर आपकी प्रतिक्रिया, जो कुछ हो रहा है वहां पर। देखिए, निश्चित तौर पर जो पाकिस्तान है वो पहचान के संकट से जूझता आ रहा है। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम बताते हैं कि हमारे यहाँ पर 16 महाजनपद हुआ करते थे, प्राचीन लोकतांत्रिक प्रणाली है। मगर जो पाकिस्तान है उसने अपनी जो युवा पीढ़ी है या जो भविष्य है उसको यह बताया ही नहीं कि उनका आधार क्या है। वो कभी तुर्की को अपनी पहचान बताते हैं, कभी सऊदी अरब को अपनी पहचान बताते हैं। और जाहिर सी बात है, तुर्की और सऊदी अरब को जब आप पहचान बताओगे तो उसका मतलब होता है आक्रामकता, उसका मतलब होता है अधिनायकवाद, उसका मतलब होता है सत्ता पर हावी होने की कोशिश से। और यही कारण है कि पाकिस्तान की जब से शुरुआत हुई है और जो जिन्ना है उन्होंने देश का पहला गवर्नर बनना पसंद किया था, काश जिन्ना देश के पहले प्रधानमंत्री बनते। तो पाकिस्तान जब से शुरुआत हुई मगर सेना इस प्रकार से इस कदर हावी उस देश पर कि वहां की राजनीतिक पार्टियां, वहां के लोग या वहां का जो प्रशासन है वह सेना से आगे देख ही नहीं पाता। और यही कारण है कि इस बार जब इमरान खान ने पाकिस्तान को चुनौती देने की कोशिश की तो अब जो सेना को चुनौती देने की कोशिश की जब इमरान खान ने, तो सेना ने उसको ठीक इस तरीके से लिया जैसे उनके अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है। इमरान खान को कोर्ट से घसीटा गया। देखिए कितनी बड़ी बात है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री को अर्धसैनिक बल कोर्ट में जज के सामने से घीस कर ले जाते हैं। उसके बाद इमरान खान के जो समर्थक उनको पकड़ा जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उन पर आतंकवाद के धाराएं लगाई जा रही है, देश में आपातकाल जैसा माहौल बना दिया गया है। और इन सब में अफसोस इस बात का है कि इस देश की जो अन्य राजनीतिक पार्टियां वो सेना का साथ दे रही है। इसका मतलब यह है कि आज इमरान खान ने सेना के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो सेना उनको कुचल रही है। लेकिन क्या ऐसे हालात में बिलावल भुट्टो सेना के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे? क्या शहबाज शरीफ सेना के खिलाफ आवाज उठा पाएंगे? क्या मरियम नवाज जो है सेना के खिलाफ आवाज उठा पाएगी? और यदि आप सेना के खिलाफ हो ही नहीं सकते तो फिर देश में लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं सकता। जी सेना जो है, सेना के आगे कोई कुछ देख ही नहीं पाता है ये देश। यहाँ की अगर हम पॉलिटिकल स्थिति की बात करें, फिर इस परिप्रेक्ष्य में तो ब्रह्मदीप जी एक सवाल तो उठता है कि पाकिस्तान ऐसे गहरे संकट में हर बार क्यों फंस जाता है और हमेशा इसके अस्तित्व की बात जो है वो क्यों आने लगती है? अस्तित्व बचा पाएगा पाकिस्तान, नहीं बचा पाएगा, उसको लेकर सवाल जो है वो हमेशा बने ही रहते हैं। अभी फिलहाल ये जो सिचुएशन है आप इसे किस तरीके से देते हैं? क्योंकि बेसिकली वो जो तारीख है ना 9 मई की, 9 मई के बाद सब कुछ एकदम जैसे पलट जाता है। तो वो उस 9 मई के बाद जो कुछ हुआ है आप उसे किस तरीके से देखते हैं? जो कुछ हो रहा है, समर्थन अभी पीटीआई पर देखिए उसे खत्म करने की भी बात सामने आ रही है और अभी तो देखिए जमानत पर है, लेकिन फिर भी आगे क्या हो सकता है? देश के नाम संबोधन भी वो दे रहे हैं कि मेरे लिए खतरा है, मैं संकट में हूं। ये जो तमाम जो चीजें हैं वो क्या संकेत दे रही हैं, क्या कहना चाह रही हैं? वो क्या होगा इस देश के साथ आगे? फिर देखिए गिच्ची पाकिस्तान एक बार फिर टूट जाएगा, इसकी पूर्ण संभावना है। वो इसलिए क्योंकि जो भारत है, भारत देखिए इसमें जो विभाजन की जड़ें हैं और जो कमियां हैं, एक असमानता जो रही है उससे भारत के लोग जूझते रहे। मतलब आप सोचिए कि जमींदारों के पास अधिकांश जमीन हो गई है और गांव में रहने वाले सारे लोग मजदूर हैं। राजा महाराजाओं के पास सारी का जो धन संपत्ति और बाकी लोग जो गरीब है
अब जो भारत की सरकारें थी, जब देश की शुरुआत हुई, तो हमारे यहाँ पर चाहे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या राजा महाराजाओं से संपत्ति लेने वाली चीजें हो, ये सब सुधार जो है ये हमारे देश में किए गए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। असमानता तो देखिए, भारत और पाकिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं था, पाकिस्तान में वही असमानता रही और पाकिस्तान में सामंतवाद बहुत भयंकर तरीके से हावी है। तो वो जो सामंतवाद है वो प्रतिबिंबित होता है पंजाब में। मतलब पाकिस्तान की सत्ता में जो कोई भी रहता है वो या तो पंजाब का होता है या सिंध का होता है। पाकिस्तान की जो फौज है वो पंजाबियों से मिलकर बनी है, बाकी किसी को वहां पर दिलेर माना ही नहीं जाता। ऐसे में क्या हुआ है कि 1971 में जब उन्होंने बंगालियों को दरकिनार किया, उनको ऐसा लगता था कि बंगाली लड़ने की काबिल ही नहीं है, तो उन्होंने बंगालियों को दबाने की कोशिश की और जब आपने दबाया तो विद्रोह पूरे वेग से उठा और अंततः पाकिस्तान टूट गया। अब पाकिस्तान क्या हो सकता है? देखिए, इस समय जिस प्रकार से सेना जो है वो इमरान खान को दबाने की कोशिश कर रही है, तो इमरान खान नियाजी कबीले से आते। देखिए, उनका पूरा नाम है इमरान खान नियाजी, और ये जो नियाजी कबीला है ये वही कबीला है जो इब्राहिम लोदी या शेरशाह सूरी जो थे, जिन्होंने जो भारत में एक लंबे समय तक यहाँ पर रहे भी हैं, और शेरशाह सूरी का नाम तो बड़ा माना जाता है जी। तो ये जो नियाजी कबीला है बहुत लड़ाकू है, और जो अफगानिस्तान से लगते हुए इलाके खैबर पख्तूनख्वा के, वहां पर ये बहुत हावी है। अब खैबर पख्तूनख्वा जो इलाका है वहां पर तालिबान बहुत प्रभावी, आप समझते हैं तहरीक तालिबान जो आतंकी संगठन है वो खैबर पख्तूनख्वा से ही निकला है, मतलब उन इलाकों में हावी है। तो पूर्ण संभावना है कि यह जो कबीलावाद है या जो कबीलाई संस्कृति ये बहुत आक्रामक होती है, और भारत के कुछ मतलब भारत तो खैर ठीक है, लेकिन पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान के जो इलाके, एक बहुत बड़े इलाके को पख्तूनिस्तान कहा जाता है, जहां पर पश्तून बसते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान का वो टुकड़ा जो है वो अलग हो जाए और एक नया देश पख्तूनिस्तान जो है वो अस्तित्व में आ जाएगा। इस बात की पूर्ण संभावना इसके भी है क्योंकि जो इमरान खान है वह न तो दबने को तैयार है न झुकने को तैयार है, और यदि उनकी यही आक्रामक स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान से लगती जो सीमा है पाकिस्तान की वो एक बार फिर अस्थिर हो जाएगी और पाकिस्तान किसी हद तक जा सकता है। जी जी। यानी कि देखिए, कुछ बातें तो फिर एकदम साफ हैं कि जिस तरीके से स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं उसका जो अस्तित्व है वो एक बार फिर से फंस चुका है, और वहां से उसका निकलना ये काफी ज्यादा जो है मुश्किल रहेगा। लेकिन ये एक बहुत ही आम सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप इसे प्लीज थोड़ा सा हमें विस्तृत तौर पर बताइएगा। हम यहाँ के पॉलिटिकल कहीं सिचुएशन की बात यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ पर हम आर्थिक स्थिति की बात भी इस मंच पर से कई दफा कर चुके हैं पाकिस्तान को लेकर, लेकिन क्योंकि इस बार का जो पॉलिटिकल टर्मोइल है उसमें सेना की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और जैसा आपने भी कहा कि सेना से आगे जो है वो यहाँ पर देखता ही नहीं है, बिकॉज सेना ही यहाँ पर सब कुछ है। ये जो सेना की भूमिका की हम बात कर रहे हैं, इसका वर्चस्व शुरू से ही इतना ज्यादा हावी क्यों है कि 75 सालों में कोई पीएम अपना पूरा कार्यकाल नहीं कर पाता है, और उसके बाद जब इस तरीके की सिचुएशंस बनती हैं तो सेना इतनी ज्यादा हावी हो जाती है। अब ऐसी ही जो चुनौतियां हैं वो लगातार पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को मिल रही हैं, और वो इसलिए बार बार आके देश के नाम अपने संबोधन में कहते हैं कि मैं संकट में हूं, मेरे साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है। ये सेना की जो भूमिका है ये इतनी ज्यादा हमेशा स्ट्रांग यहां पर क्यों रहती है? देखिए, जो विचारधारा होती है वो किसी भी राष्ट्र का प्रतिबिंब होती है, और जो पाकिस्तान है उसने हमेशा युद्ध को पसंद किया है, और जहां पर युद्ध को पसंद किया जाता है वहां पर स्वाभाविक ही सेना हावी होगी। और जब पाकिस्तान का जन्म हुआ तो उन्होंने भारत विरोध को हमेशा प्रोटेक्ट किया। वहीं पर जो भारत है उन्होंने युद्ध का कभी समर्थन नहीं किया, उन्होंने अहिंसा का समर्थन किया। जब भारत का से विभाजित पाकिस्तान हुआ तो भारत आगे बढ़ता रहा अपनी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास को लेकर। भारत एक प्लानिंग के अंतर्गत आगे बढ़ता है कि 5 सालों में हमको क्या करना है, 5 सालों में हमको क्या करना है। लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की प्लानिंग क्या रही
हमको अमेरिका से कैसे हथियारों को प्राप्त करना है, कैसे हमको दुनिया के जो लड़ाकू जो सैन्य संगठन है उनमें शामिल होकर कैसे भारत को दबाए रखना है। तो जो पाकिस्तान का जन्म हुआ था और वहीं से जो युद्ध पसंद जो मानसिकता रही है पाकिस्तान के प्रशासन की, पाकिस्तान की राजनीति की, उन्होंने स्वाभाविक तौर पर हावी होने का मौका दिया सेना को। और उसके बाद देखिए एक दशक भी नहीं हुआ, 1947 से 57 होते होते तो वहां पर सैन्य प्रशासन जो है वो काबिज हो गया, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति उन्होंने प्रधानमंत्री को हटाना शुरू कर दिया। और उसके बाद जब आगे बढ़ते जाइए यहाँ पर देखिए इतिहास इतना निर्मम होता है कि उसको इस प्रकार भी समझना चाहिए कि जब 1996 में तहरीक तालिबान आई, इमरान खान की जो पार्टी वो अस्तित्व में आई, तो 1999 में जो परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की सरकार का तख्ता पलटा था, उस समय इन्हीं इमरान खान ने सेना का समर्थन किया था, परवेज मुशर्रफ का समर्थन किया था। दरअसल ये तासीर ये पाकिस्तान की राजनीति की कि जब जब वहां पर स्थापित सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सेना आगे आई है, स्थापित सत्ता को अवैधानिक ठहराने का सेना का प्रयास हुआ है, तब तक जो विपक्षी पार्टियां सेना के साथ खड़ी हो गई है। और यही कारण है कि एक के बाद एक राजनीतिक पार्टियों को सेना कुचल गई, सेना हावी होती गई। और आज भी जो सेना है, अभी कहने के लिए पाकिस्तान में शहबाज शरीफ देश के प्रधानमंत्री, लेकिन देश के शहरों में सेना तैनात कर दी गई है। जो रेडियो पाकिस्तान है उन सबको कब्जे में कर लिया गया है। पीटीवी जो है वो खुल के बात कर ही नहीं पा रहा है। कुल मिलकर जो सेना है, सेना तो सेना पूरी तरीके से पाकिस्तान बिल्कुल ब्रह्मदीप जी जिस तरीके से, हाँ बिल्कुल जिस तरीके से अभी फिलहाल, क्योंकि तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि तोड़फोड़ हो, आगजनी हो, वो लगातार वहां पर बदस्तूर जारी है। ये जो तस्वीरें हैं पहले भी इससे अंदाजा लग चुका था कि ये जो है अभी रुकने वाला तो है नहीं। उसके बाद देखिए ना अभी प्रत्यक्ष जो हमले हैं वो अभी लगातार किए जा रहे हैं। और इसके साथ अभी ये साफ है कि ये जो नतीजे हैं अभी तो देखिए बहुत बुरे नतीजे हैं। आगे की जो परिस्थितियां रहेंगी उसके बाद देश में क्या होगा, इसको लेकर बहुत सारी ऐसी संभावनाएं जो हैं वो अभी भी बनी हुई हैं। जैसा कि हमने बात यहां पर की थी कि पाकिस्तान जो या तो टूटता है या तो फिर कहीं रो रो कर जो है वो चलता रहता है। और यही वजह है कि अभी फिलहाल की जो सिचुएशंस हैं उसकी वजह से उसका जो अस्तित्व है वो एक बार फिर से गहरे संकट में है। ब्रेक में जाने से पहले हम सेना की भूमिका की बात यहां पर कर रहे थे कि सेना का जो वहां पर वर्चस्व है, इतना एक कहीं जो हमेशा हावी रहती है सरकारों पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर, क्यों है ऐसा? क्योंकि शुरू से ही है वहां पर। और ये क्या कभी खत्म होगा? अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, मैं अभी की फिलहाल सिचुएशंस की बात करूंगी कि देखिए पाकिस्तान की सरकार ने इमरान खान और उनकी जो बीबी है बुशरा, उनके समेत तमाम जो पार्टी के और भी कई नेता हैं, 80 पदाधिकारियों के नाम जैसे बताया गया है कि उनके नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इमरान की पार्टी को बैन करने के भी संकेत दिए हैं। और इसके साथ 9 मई को हुए जो देशव्यापी कहें प्रदर्शन हैं उससे जुड़े दंगाइयों को अभी तक लगातार पकड़ा जा रहा है, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। सो कुल मिलाकर सेना के जो तेवर हैं वो हर दिन स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, वो सख्त नजर आते हैं। ये जो जिस बेस पर आज हम इस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के लिए जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो चुकी है। क्या वाकई अब उनके लिए ये जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो चुकी है? वो नवाज शरीफ की तरह निर्वासन झेलेंगे या फिर सेना का विरोध, क्या वो झेल पाएंगे? क्या होगा इनमें से? रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है। और इमरान खान क्या नवाज शरीफ हो या जो भी बेनजीर, तो पाकिस्तान में रहकर सेना का विरोध न तो किया जा सकता न झेला जा सकता जी। लेकिन देखिए पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, अब देखिए 5 साल पहले आप नजरें, आप देखेंगे 2018 में
इन्हीं इमरान खान को पाकिस्तान की जो सेना है वो प्रोटेक्ट करती है, इन्हीं इमरान खान को देश का प्रधानमंत्री बनवाती है। जो इमरान खान की राजनीतिक पार्टी चुनाव जीत जाए इसके लिए पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के जो नेता है उनको उठा लिया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है। कई जो लोग हैं वो डर के किसमें शामिल होते हैं, पीटीआई में शामिल होते हैं। और जो देखिए बूथ हमारे यहाँ पर जब अपन वोट देने जाते हैं, हम लोग भारत में वोट देने जाते हैं, तो बूथ के अंदर कभी भी बंदूक लेकर पुलिस वाला खड़ा नहीं रहता, उसे बाहर रहना पड़ता है, चाहे कितना भी संवेदनशील बूथ क्यों नहीं चुनाव की दृष्टि से। लेकिन वहां पर जो बूथ मैनेजमेंट था पूरी की तरीके से 2018 में सेना कब्जे में। अब आप देखिए कि सेना तहरीक तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है उनको सत्ता में लाती है, इमरान खान को बाकायदा देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसके बाद इमरान खान जब सेना का विरोध करने पर उतारू होते हैं तो फिर इमरान खान को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के दिया जाता है। तो आप सेना का जितने समर्थन करेंगे उतना ही आप सत्ता में बने रह सकते हैं। बेनजीर भुट्टो ने सेना का विरोध करने की कोशिश की थी, इसीलिए 2007 में उनके कहने के बाद थी कि उनको सुरक्षा का खतरा, फिर भी उनको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई और उनको गोली मार दी गई। और गोली मारने वाले कौन थे, उनको जो इन्होंने निशाना बनाया वो तहरीक तालिबान के आतंकी थे। तहरीक तालिबान वही संगठन है जिसको इमरान खान की जो पार्टी है वो समर्थन करती है। और तहरीक तालिबान जो है वो प्रधानमंत्री तब तक इमरान खान जब तक देश के थे तब तक उसने पाकिस्तान पर हमले बंद कर रखे थे, लेकिन जैसे इमरान खान सत्ता से हटे तो उसने देश में आतंकी हमले शुरू कर दिए। इसीलिए वहां की जो पाकिस्तान की सेना है वो इमरान खान से नाराज होगी। एक तो ये पहलू रहा, दूसरा यह रहा है कि जो इमरान खान है उन्होंने इस बात को दरकिनार करने की कोशिश की कि जो अमेरिकन प्रशासन है उससे पाकिस्तान की जो सेना है उसके बहुत मजबूत संबंध है। जब इन चीजों को नजरअंदाज करने की कोशिश की तो इमरान खान पाकिस्तान की सेना का निशाना बन गए। लेकिन मैं जी इस बात को यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा कि पाकिस्तान में यदि लोकतंत्र कायम हो जाए, यदि पाकिस्तान शांति से रहने लगे तो वो अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्रों के हित में नहीं है। जरूरी है कि पाकिस्तान में अशांति, पाकिस्तान में अस्थिरता जितनी होगी वो यूरोपियन और अमेरिका के लिए उतनी ही मुफीद होगी या उतनी उनको पसंद होगी। इसके लिए इसी कारण यूरोप पसंद करता है, अमेरिका पसंद करता है पाकिस्तान में सैन्य बना रहे और इसी से उनके हितों की होती रहे। लेकिन यहाँ पर मुझे एक और बात भी समझनी है, क्योंकि देखिए अभी की जो सिचुएशन है सर उसमें हम देख रहे हैं कि अपने संबोधन में वो कई बातें जो है वो साफ कर देते हैं कि चुनौती भले ही हमें सेना से मिल रही है, मैं संकट में हूं, लेकिन जब जनता मेरे साथ है, जनता का मुझे भरपूर समर्थन है तो हम कोई भी लड़ाई जो है वो आसानी से जीत सकेंगे। लेकिन मैदान पर डटे हुए हैं, संकट की बात भी कर रहे हैं पूर्व पीएम इमरान खान, लेकिन वो डटे हुए हैं और दूसरी तरफ सेना भी सख्त हो रही है। तो ऐसे में अभी देखिए सेना तो उन्हें चैलेंज कर रही है, पाकिस्तान के ये पूर्व पीएम इमरान खान भी उन्हें चैलेंज दे पा रहे हैं, लेकिन आगे पीछे कौन होगा ये एक सवाल, जो एक प्रोबेबिलिटी जो है वो इन बिटवीन बनी हुई है, क्वेश्चन मार्क कि क्या होगा। ये जो पहले नेताओं के साथ हुआ या फिर कुछ अलग यहां पर हो सकता है। जनता का समर्थन की बात वो यहां पर कर रहे हैं ना, इस वजह से। देखिए जी पाकिस्तान में किसी को भी कार्यकारी प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा और वो प्रधानमंत्री ऐसा होगा जो सेना का मोहरा होगा, वो कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को बना दिया, आप किसी को भी बना दे। ऐसा उस देश में राष्ट्रपति को लेकर भी हुआ। देखिए अभी तो गाज बहुत गिरने वाली। सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उन्होंने सेना और सरकार के खिलाफ जाकर जो इमरान खान को बेल दी है, इसका नतीजा वहां के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भोगना पड़ेगा, मतलब उनको पद से हटा देंगे। उसके बाद नए चेहरे को देखिए, जितना मेरी पाकिस्तान की राजनीति को लेकर समझ है, मुझे नहीं लगता कि उस देश की जो कमान है वो बिलावल भुट्टो को दी जाएगी। बिलावल भुट्टो है पाकिस्तान के उस खानदान है जिसका बहुत दुनिया में नाम है। तो सेना कोई भी ऐसा मौका नहीं देगी कि कोई राजनीतिक व्यक्ति वहां पर हावी हो जाए या राजनीतिक व्यक्तित्व जिसका विशाल व्यक्तित्व हो।
ऐसे में बहुत ही कोई साधारण राजनीति होगा या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, रिटायर्ड न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश इसलिए इसके भी हो सकते हैं क्योंकि जो जनता है उनका उन पर विश्वास होता है, क्योंकि जनता के पास विकल्प रह नहीं जाता ज्यादा। राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक दूसरे का विरोध करती रहती है, सेना जो है जनता को दबाती है, तो अंततः देश की जनता सुप्रीम कोर्ट की ओर देखती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में जल्दी से डेवलपमेंट होगा और किसी सामान्य व्यक्ति को देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। एक बैन की बात भी जो सामने आ रही है, तो सिर्फ संकेत दिया है कि बैन लग सकता है पीटीआई पे। मान लीजिए ब्रह्मदीप जी, अगर बैन लग जाता है तो ऐसे तो फिर इमरान खान के लिए काफी डिफिकल्ट है। अभी तो वो चुनाव आगे, इलेक्शंस की भी बात कर रहे थे, इलेक्शन ना नहीं लड़ पाएंगे तो फिर ऐसे में उनकी लोकप्रियता जो उन्होंने हासिल की है उसका वो करेंगे क्या। एक और बात भी है कि देखिए सेना ने तो वैसे भी संकेत जो है वो यहां पर दे ही दिए कि जो भी तोड़फोड़ करेगा सेना के विरुद्ध जाएगा तो सेना जो है वो बहुत सख्ती से उससे निपटेगी। तो उस पर नेशनल आर्मी एक्ट भी लगाया जाएगा, जैसा पहले भी लग चुका है कई पीएम्स के साथ, तो कैद में भी डाल दिया जाएगा। तो इसीलिए जिस यूथ में, क्योंकि हम जनता की बात कर रहे हैं, जिस यूथ में, मिडिल क्लास में इमरान खान इतने ज्यादा लोकप्रिय हैं, फिर तो वो भी आगे उनसे परहेज ही करेंगे। देखिए ये जो पाकिस्तान की जो राजनीतिक पार्टी है उनका कोई एजेंडा है ही नहीं भारत विरोध को छोड़कर। अब जो इमरान खान है वो नए पाकिस्तान की बात करते थे, तो नए पाकिस्तान का मतलब भी भारत विरोध था। हाँ। उन्होंने कुछ ऐसा चेंज किया नहीं, हित को कुछ चेंज करते, कुछ नया प्रयास करते तो शायद भारत से उनके बेहतर संबंध बन जाते। तो पाकिस्तान को जब कोई एजेंडा है ही नहीं देश के विकास का उनके पास, तो ऐसे में जो देश के युवा हैं उनकी कुछ ज्यादा अपेक्षाएं होती नहीं। और आप देखिए पाकिस्तान का पढ़ा लिखा युवा जो है तो पाकिस्तान को छोड़कर यूरोप में बसना पसंद करता है। अभी वो ब्रिटिश नागरिक जो है, जो ब्रिटिश नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान आई और यहाँ पर वो राजनेता के बतौर तहरीक इंसाफ पार्टी के मेंबर बन गई। उसको भी उठा के जेल में डाल दिया गया, और जब उसको उठा के जेल में डाल दिया गया सेना ने, तो 10-15 दिन बाद जब जेल से बाहर आई तो उनकी जो मिजाज है वो भी बदल गए और जो उनका उद्देश्य वो बदल गया। जैसे ही इमरान खान के खिलाफ सेना की कार्रवाई हुई तो चाहे फवाद चौधरी हो चाहे शिरीन हो, सभी लोगों ने इमरान खान को छोड़ना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों का कोई ऐसा विजन है नहीं कि वहां का जो युवा है वो उस पर विश्वास कर सके। वहां के जो लोग हैं वो अपनी रोजी रोटी में तल्लीन होते हैं और यही हकीकत है उस देश की। इसलिए पाकिस्तान में चाहे शासन रहे या चाहे लोकतंत्र रहे, लेकिन जनता के लिए कुछ ज्यादा उसमें है नहीं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि एक्चुअली में जो पाकिस्तान है उसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो मध्य पूर्व के भी पास है, पश्चिम एशिया से जो लगते हुए इलाके हैं या आप रसिया के जो इलाके हैं उनसे भी पाकिस्तान लगता हुआ है। तो ऐसे में क्या है कि यूरोपियन राष्ट्र और जो अमेरिका है, तेल के कुओं पर उनकी नजर है, उनको रसिया को भी दबाना है। ऐसे में पाकिस्तान जो है वो सैनिक अड्डा है अमेरिका का, और पाकिस्तान सैन्य ना रहे इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान की सेना हमेशा मजबूत रहे। ये कारण है। पाकिस्तान के राजनीतिक इतिहास के साथ साथ पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति की बात कर रहे हैं, और एक बार फिर से वही सिचुएशन, वही सब कुछ हो रहा है जो अतीत में होता आया है। यानी कि वहां की जो सेना का इतना हावी होना और उसके बाद उसका मजबूत स्थिति में होना अतीत में भी हो चुका है, और अभी भी ये वही हो रहा है कि सरकार और सेना के बीच में कहें खाई है ना, वो कहें दूरियों की जो खाई है वो बढ़ चुकी है। और ऐसे में जो तमाम राजनीतिक शासक हैं पहले भी सत्ता से उखाड़ फेंके गए, और अभी जो है वही हो रहा है। यानी कि पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के साथ फिलहाल जो कुछ हुआ है, सो आगे उनकी पार्टी को बैन करने की बात वगैरह वगैरह ये सब हो रहा है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर साहब, क्योंकि ब्रेक में जाने से पहले आपने बात की थी सरकार और वहां की सेना की बात की थी। वहां की सेना जो है हमेशा मजबूत स्थिति में रही है। समझना आपसे यहां पर यह भी चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश में सेना का मजबूत रहना क्या जरूरी है, और अगर मान लीजिए ना हो तो क्या हो? दृष्टि से वहां की सेना का मजबूत रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। ओके। क्योंकि यदि वहां की सेना मजबूत रहेगी
मतलब राजनीतिक तौर पर भी मजबूत रहेगी, तो वह प्रशासन पे पूरी तरीके से हावी हो जाएगी, नागरिक अधिकार जो उनको दरकिनार करेगी, और जो सीमा है वो अस्थिर होगी। लेकिन ये आप यूरोपियन राष्ट्र या अमेरिका की दृष्टि से ले तो निश्चित तौर पर वहां की सेना जो है वो मजबूत होगी, उनके हित का संवर्धन होगा, क्योंकि अमेरिका को चाइना पर नजर रखना है, पाकिस्तान के जो सैनिक है वहां से, अमेरिका मध्य पूर्व में नजर रखना है क्योंकि वहां से तेल को प्राप्त करता है, यूरोप को बहुत सारे हित है, क्योंकि जो मध्य पूर्व है वहां से भी तेल मिलना बंद हो जाएगा यूरोप को, तो यूरोप की लाइफलाइन है वो खत्म हो जाएगी, यूरोप बर्बाद हो जाएगा। और अगली बात तब ये है कि यहाँ पर रूस पर नजर रखना है, तो वो अमेरिका और यूरोपियन राष्ट्र जो है उनके लिए बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान में अस्थिरता रहे या स्थिरता रहे जो रहे, लेकिन वहां की सेना वो मजबूत रहे। यही कारण है कि सेना इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, जब देश में महंगाई बहुत चरम सीमा पर है, जब लोग जो है वो दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तान की सेना है जो उनके रहन सहन है उसमें कोई चेंज नहीं होता। तो पर ये समझने की कोशिश क्यों नहीं, हाँ बिल्कुल, लेकिन किसी भी देश का जो कहें राजनीतिक शासक है या फिर सेना है, वो ये समझने, खासकर जब हम पाकिस्तान जैसे देश की जब हम बात कर रहे हैं, तो वहां की सेना भी समझने की कोशिश क्यों नहीं करी कि देश के अंदरूनी हालात क्या है, उनको इस तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता, इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से तो देश में और ज्यादा हालात बिगड़ रहे हैं। उनको ये क्यों नहीं सताता है कि दुनिया भर में मैसेज क्या जा रहा है हमारे इस देश को लेकर? ऐसे तो फिर अंतर्राष्ट्रीय जो कहीं तमाम परिस्थितियां हैं वही तय करेंगी कि क्या होना चाहिए एक देश के साथ। देखिए जी, देखिए इसके लिए संयुक्त राष्ट्र जिम्मेदार है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की जब स्थापना हुई थी तो यह बहुत स्पष्ट था कि जहां पर लोकतंत्र की स्थापना को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। आप देख लीजिए, भारत के पड़ोस में म्यांमार है, वहां पर एक स्थापित जो सत्ता थी उसको उखाड़ फेंका गया और वहां पर सैन्य प्रशासन हावी है। संयुक्त राष्ट्र के कोई भी प्रतिबंध वहां पर काम नहीं कर रहे हैं, और चाइना जो है बढ़िया से वहां पर सैन्य ठिकाने बना रहे हैं। इस दुनिया में आप ईरान को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, लीबिया को ले लें, सीरिया को ले लें, देखिए सीरिया के जो असद है उनको आधी दुनिया, जो रूस जैसे जो राष्ट्र थे वो असद के पक्ष में खड़े थे, अमेरिका एक समय असद का विरोध कर रहा था, और अभी जब अरब लीग की जो बैठक हुई उसमें असद को बुला लिया गया। तो दुनिया में जहां जहां लोकतंत्र खत्म करने की जो कोशिशें करती, जो ताकतें आती है, संयुक्त राष्ट्र में उनका सही तरीके से बहिष्कार होता ही नहीं है, और संयुक्त राष्ट्र की जो चाइना और रूस जैसे जो देश है वो सुनते भी नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि जो अधिनायकवादी ताकत है वो मजबूत होती जाती है, और जब मजबूत होती है, सबके अपने अपने राजनीतिक हित है, सबके अपने अपने अंतर्राष्ट्रीय हित है, सबके अपने आर्थिक हित है। तो ऐसे में क्या होता है कि आप लोकतंत्र को जैसे देखो, भारत को आप देखिए कि चूंकि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का विरोध करना था, इसलिए हमने 90 के दशक तक दक्षिण अफ्रीका के साथ क्रिकेट मैच खेले ही नहीं। तो भारत जैसे जो देश है वो मूल्यों की राजनीति करते थे, लेकिन अब बदलते दौर में तो भारत मूल्यों की राजनीति नहीं करता है। हमने यूक्रेन को, हम कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को समाप्त हो जाना चाहिए, हम यूक्रेन से कह रहे हैं कि हम सत्य के साथ रहेंगे, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, रूस से तेल को खरीद रहे हैं और उसको हम यूरोप पहुंचा रहे हैं। तो दुनिया भर में भारत समेत मूल्यों की राजनीति जो है वो खत्म हो गई है, और जब मूल्य ही नहीं होंगे तो संयुक्त राष्ट्र के कौन से नियम होंगे और कौन सा लोकतंत्र होगा? तो दुनिया भर में यही है, और यही कारण है कि जब जो अधिनायकवादी ताकतें वो अनियंत्रित हो जाएगी तो फिर उसका जो परिणाम है वो वहां के लोग भोगेंगे, और पाकिस्तान में भी भोग रहे हैं, म्यांमार में। सर मेरे पास समय कम है, बिल्कुल मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं चाहूंगी कि 1 मिनट में आप इसका प्लीज जवाब जरूर दें। अब इमरान खान के पास विकल्प क्या बचते हैं? जाते जाते इस सवाल पर भी टिप्पणी कीजिएगा। देखिए, इमरान खान को देश से भागना पड़ेगा यदि उनको जिंदा रहना है, और थोड़े ही दिनों में जाके वो ब्रिटेन बस जाएंगे, लेकिन वो ब्रिटेन में पढ़े लिखे, जी वो भी ब्रिटेन में पढ़े लिखे। उसकी बात है कि जो उनके वैवाहिक संबंध है वो ब्रिटेन में रहे, और जो इमरान खान है वो एक शातिर खिलाड़ी रहे, शातिर राजनेता बन नहीं पाए, और अंततः उनका हश्र यही होना है कि उन्हें देश से भागना पड़ेगा और ब्रिटेन में बचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जी
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप जी आपका प्रोग्राम में सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए और आज के इस विषय पर अपनी जो बात है अपना पर्सपेक्टिव रखने के लिए। तमाम सवालों को आपने जिस तरीके से समझाया है मैं चाहूंगी कि हमारे जो व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं वो कई बातों से वाकिफ होंगे, लेकिन अगर आप भी उस पर अपना फीडबैक देना चाहें तो जरूर बात रखिएगा। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी ने जो कुछ कहा आज के इस विषय पर अपने व्यूज रखे हैं। ब्रह्मदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और इसी के साथ शुक्रिया आप सभी का भी, आपने अपना समय निकालकर इस एपिसोड को देखा, लेकिन आपको फीडबैक भी देना है। और आज के इस एपिसोड को लेकर जो हमने बात रखी है पाकिस्तान के उस पॉलिटिकल टर्मोइल की, सेना की भूमिका पर हमने बात रखी है, तो क्या पाकिस्तान के पूर्व पीएम के लिए अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी है? इस पर अपने व्यूज हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा geet@justbroadcasting.com या info@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।